आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। देश में इतना सब कुछ घटित हो रहा है, आप तक ईरान की ये खबरें इस बीच में नहीं पहुंचा पाई, लेकिन मैंने सोचा अमरीश जी को बुलाया जाए और आप तक अब तक क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, वो तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएं। अभी मैं खबर देख रही थी कि ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर इस वीकेंड, यानी कि आज वीकेंड तो आज शुरू हो चुका है, कि कल या फिर हो सकता है सोमवार तक कोई बड़ा हमला करने जा रहा है। अब बड़ा हमले का मतलब क्या है, इसके अलग अलग कयास लगाए जा सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जा सकता है कि बड़े हमले की कैटेगरी में क्या क्या आता है। क्योंकि बड़े हमले तो अमेरिका ईरान के ऊपर कर ही चुका है। हमने वो 40 दिन की वॉर देखी थी, उसके बाद भी आप लगातार देखिए कि बातचीत चली और फिर उसके बाद हमले हुए। फिर बीच में अभी हमने देखा कि 3-4 दिन के लिए हमले रुक गए थे, फिर से हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल ये जिस जंजाल में वो फंस गए हैं, इस जंजाल से वो निकले तो निकले कैसे। तो कभी सऊदी अरब और यमन का फ्रंट वो खुलवा देते हैं, तो इराक और पर सऊदी के साथ मिलकर वो हमला कर देते हैं। और अब कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया जा सकता है, यानी कि जमीनी तौर पर जो ब्लॉकेड है वो लगाया जा सकता है, ताकि ईरान के जो लोग हैं उनको भूखा मारा जा सके। यानी कि अंदर से अभी भी उनको लगता है कि एक विद्रोह वो अभी भी पैदा करवा सकते हैं, और ऐसा करके कि वहां पर आप खाने पीने के सामान की पूरी तरीके से किल्लत हो जाए, तेहरान में लोग भूखे मरने लगे, और तब जाके उनको लगे कि लोगों को कुछ ऐसा लगे कि यहाँ तो सिचुएशन अब उनके हाथ से जा रही है और वहां पर अपराइजिंग हो जाए। शायद इसी किसी फिराक में लग रहा है अमेरिका और इजराइल है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इससे किस तरह से निकले। बातचीत के लिए वो हमेशा ईरान के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं और कह देते हैं कि देखिए, ईरान जो है ये सब कुछ कर रहा है, इसीलिए बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। आज मैं ये समझूंगी कि आखिर अमेरिका क्या करना चाह रहा है, ईरान की परिस्थिति फिलहाल क्या है, ये जंग किस तरफ जा रही है और किस तरफ जाता हुआ हम इसको देख रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इसके अलावा और आगे क्या किया जा सकता है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ वॉर हिस्टोरियन और वेस्ट एशिया मामलों के जानकार अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ही अमरीश जी आपसे ये, कि जब ये कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, और तेहरान के ऊपर कहा जा रहा है हमला किया जा सकता है, क्या मतलब है और क्या कहना चाहते हैं? बड़े हमला मतलब क्या? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सिविल कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि सदन ईरान से आगे नहीं बढ़ रहा है अमेरिका। तो क्या आपको लग रहा है वो उसका अपना दायरा बढ़ाने जा रहा है? देखिए बुशरा जी, बड़ी अजीब सी स्थिति है। इट्स अ वेरी वेरी what can I say, not just complex but a surreal kind of a situation। क्योंकि देखिए क्या है, बड़े स्ट्राइक की जो बात है, बड़ी स्ट्राइक, अब 40 दिन की जंग के दौरान इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 23,000 स्ट्राइक की थी, 23,000, जो हिटलर ने बैटल ऑफ ब्रिटेन के समय भी इतनी नहीं की थी, और ये केवल इन्होंने 40 दिन में किया। उसने 2 साल में इतनी की होंगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक्सीड कर गया मामला। अब इनके पास है ही नहीं उस तरीके से मिसाइल्स और स्टॉक पाइल्स ही नहीं है कि ये स्ट्राइक कर सके। बार बार ये आ रही है बात है कि एक तो ईरान ने एयर डिफेंसेस सब खत्म कर दिए हैं, इनके जो गल्फ में बेसेस हैं। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि जॉर्डन के प्रिंस सुल्तान बेस से यूएस सेना विड्रॉ कर रही है। उसी तरीके से कुवैत के कुछ बेसिस से वो लोग क्लोज कर रहे हैं उनको, क्योंकि वहां अब टिके रहने का कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि उनके सोल्जर्स मारे जाएं, जैसे अभी जॉर्डन में मारे गए। देखिए मैं आपको बताऊं सिचुएशन क्या है। अभी आपने 2025 में 12 दिन की जंग देखी, 2026 में 40 दिन की जंग देखी, तो वो पहली मान लीजिए, ये दूसरी मान लीजिए। तीसरी जंग इधर एक हुई थी 7 जुलाई से, अभी 7 जुलाई 2026 से 23-24 जुलाई 2026 तक, ये तीसरी जंग थी 13-14 दिन की, जिसमें जॉर्डन में 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। ईरान के कुछ आईआरजीसी के जो सैनिक हैं वो भी मारे गए, शहीद हुए। और इधर जो है, लेकिन ये 13-14 दिन की जंग में क्या हुआ कि ईरान ने बुरी तरीके से यूएस बेसिस को नष्ट कर दिया। मतलब सोचिए आप, F-35
कितने F-35 नष्ट हो गए अभी तक इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। डैमेज तो हो ही गए, अगर हम क्योंकि अमेरिका कुछ एडमिट नहीं करता है, केवल एडमिट किया कि 3 सोल्जर्स मारे गए हैं, बट F-35 नष्ट हुए हैं। स्पेसिफिकली उनके हैंगर्स पे मारा गया, उनके हैंगर्स जो यूएस बेसिस पे हैं, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में। उसके बाद जो ड्रोन के डिपोज हैं, जहां ड्रोन मेंटेन होते हैं, वहां मारा गया है। उसके बाद फ्यूल डिपोज वहां मारा है। तो इसलिए देखिए, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान, अमेरिका का। नेवल ब्लॉकेड फेल हो गया है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड में क्या हो रहा है कि जो अमेरिका ने एक अपना रूट डेजिग्नेट किया था ईरान के पैरेलल और एमओयू के वायलेशन में, कि यहां से जो शिप्स हैं वो ओमान के रास्ते जा सकती हैं, वो फेल हो गया, क्योंकि ईरान ने वहां पर मारना शुरू कर दिया। कई टैंकर्स ईरान ने मारे, अभी कल तक ईरान मार रहा है, और कल फिर रात तक ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज फिर से बंद कर दिया, यानी वहां से केवल ईरान के जहाज जा सकते हैं, और ईरान के जहाज निकल रहे हैं, तो फिर यूएस का नेवल ब्लॉकेड, उसका क्या मतलब है? वो भी फेल हो रहा है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऑलराउंड फेलियर जो है, नेवल ब्लॉकेड आपका फेल हो गया, आपकी 13 दिन की तीसरी जंग फेल हो गई, फिर चौथी जंग आपने शुरू करनी चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ, वो नॉन स्टार्टर है। इट्स अ नॉन स्टार्टर, बिकॉज अब ये जो कोई सऊदी अरेबिया आप कह रहे हो कि वो जंग में आ गया है, तो सऊदी अरेबिया जंग में आ गया तो कर क्या रहा है? मतलब एक इराक पे इराकी रेजिस्टेंस के कुछ बेसिस पे स्ट्राइक की, और उसमें इराक मतलब सिविलियंस भी उसमें मारे गए, जो अरबाइन में आए थे, पिलग्रिम्स थे, और उसमें कुछ इराकी जो रेजिस्टेंस है उसके उसके लोग भी मारे गए। लेकिन उससे क्या शिया सुन्नी हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि उसी के साथ देखिए पूरा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस वाला डेवलपमेंट हुआ इधर गाजा में, जिसमें ट्रंप ने कहा कि हमास डिसआर्म करने को तैयार है, जबकि हमास ने पूरा क्लैरिफाई किया क्या मामला है। और वहां पर ईरान के साथ जो जो रिश्ते हैं हमास के और हिजबुल्लाह के, तो उनको देखते हुए ये बात भी बहुत साफ हो गई कि ये फ्रंट अब खुलने वाला है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस वाला, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं हमास की बात। हमास ने कहा है कि हम अपने हथियार नहीं दे रहे हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अभी हम जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र का कोई रोड मैप सामने नहीं आएगा, हम अपने हथियार, हेवी हथियार भी हम अपने नहीं देंगे। और इसमें भी कैच है, ये बहुत बड़ा कैच है। अब सोचिए आप, हमास को हमास ने कैसे फंसा दिया है, और उस हमास के पीछे हमेशा याद रखिएगा ईरान। अब हमास ने कहा कि हम अपने हेवी वेपन्स देंगे, और वो भी तब देंगे जब इसराइल गाजा से पूरी तरह से विड्रॉ कर जाए, जो कि गाजा में 50% गाजा पे अभी भी इसराइल का कब्जा है, तो वहां उसको खाली कर दे, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, और फिलिस्तीनी राष्ट्र का रोड मैप तैयार हो जाए, तब हम अपने हेवी वेपन्स देंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि हेवी वेपन्स हमास के पास कौन से हैं? क्या उसके पास टैंक्स हैं? क्या उसके पास आर्टिलरी गन्स है? अरे वो तो लाइट वेपन से ही लड़ रहा है, उसकी ताकत लाइट वेपन्स है और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेज हैं। यानी जो हम लोग जैसे हाथ से बम बनाते थे, वो एक हायर लेवल पे आप सोचिए, तो इम्प्रोवाइज, हमें इतनी हंसी आती ये सुन के कि वो हेवी वेपन्स हमारे दे देगा, इस पे ट्रम्प खुश भी हैं। अरे वो अभी दे दे, वो तो चलिए अभी अभी भी वो उसको भी लटका रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं वो अभी भी दे तो उससे क्या हो जाएगा? इजराइल यही कहने की कोशिश करता है, कह नहीं पाता कि हमको तो लाइट वेपन्स चाहिए, क्योंकि जब लाइट वेपन्स की बात इजराइल करता है तो लोग हंसते हैं कि लाइट वेपन इनको चाहिए, भाई कौन से लाइट वेपन? तो ये सब देखिए ऐसे पेच हैं कि जो ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने पूरा अमेरिका इजराइल को डिटेल में फंसा दिया है। आई मीन इट्स कॉल्ड डिफाइनिंग द डिटेल्स, के अंदर जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वहां पर जाके जो फंसा दिया इनको। ये लोग ग्रैंड नैरेटिव, ये लोग चाहते थे कि एक बड़ी चीज बड़े धमाके के साथ हो, और ये वो सब इन लोगों ने अलग अप्रोच ली, छोटे छोटे मसलों पे ध्यान दिया, वहां फंसा दिया इनको। अब ये वहां से निकल नहीं सकते हैं, तो अब ये चाहते हैं फिर भाई कि इनकी इनकी जो सोच है बड़ा धमाका। तो बड़ा धमाका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के अलावा क्या है? उसका आप B-2 बॉम्बर यूज कर चुके हैं, जो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, जो ये था कि इतने अंदर तक भेज देंगे, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कितने अंदर तक है किसी को पता ही नहीं है, कहाँ है ये भी नहीं पता। अभी जो पिकैक्स माउंटेन की बात ट्रंप ने पिछले दिनों की, जिसको कोहे कोलंग कहते हैं,
तो कोहे कोलंग में ईरान कह रहा है वहां वेयर हाउसेज हैं, वहां हमारा है ही नहीं न्यूक्लियर मटीरियल, तो अब आप कहाँ करोगे? अच्छा, एक बार और खबर में आ रही है, मतलब एक बात और, एक और खबर आई कि मुश्तबा खामनेई को ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब मुश्तबा खामनेई को ये लोग कब से ढूंढ रहे हैं? ये तो 28 फरवरी के बाद से, जब वो अपॉइंट हुए मेरे ख्याल से 8-9 मार्च के बाद, उसके बाद से मुश्तबा खामनेई को ढूंढ रहे हैं। तो वो तो एक ऐसी एल्यूसिव चीज है कि वो आप उसको आप ढूंढते रहिए, सालों साल ढूंढते रहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए, अब एक सिचुएशन फॉर्सिकल हो रही। ये अलग बात है कि भारत की, मतलब दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत का कोई भी, चाहे वो प्रोफेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे इवन जो यूट्यूबर्स है, कोई समझ नहीं रहा है इस चीज को। मतलब जो अभी जिस लेवल पे आके ये ईरान, इजराइल और अमेरिका जिस दलदल में फंसे हैं, उसको कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा है। और ये जी। दलदल जो है ऐसा है कि जिसमें हमको भी बहुत सीखने की जरूरत है। जी। क्या आपको लग रहा है कि जो आप दलदल की बात करें, दलदल में फँस गए हैं, एक ऐसी सिचुएशन में फँस गए हैं, जिसमें से उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर निकले तो निकले कैसे? क्योंकि हार तो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि वो 40 दिन की वॉर में अमेरिका, इज़राइल बुरी तरीके से हारे हैं। उसके बाद भी बातचीत और ये तमाम चीज़ें, और अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनकी पुराने तरीके थे कि अलग-अलग फ्रंट खुलवा दो, चारों तरफ से घेर लो और फिर उसके बाद ईरान को हरा दो, ईरान किसी तरीके से सरेंडर कर जाए। वही तमाम जो सिचुएशन है, वही तमाम जो चीज़ें हैं, वही करने की कोशिश की जा रही है। वही पुरानी टैक्टिक्स, धमकियाँ देना, ये सब कुछ करना। अब ये जो नई धमकी है, उसमें एक और धमकी है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वो बात कर रहे हैं। तो किस तरह का इकोनॉमिक ब्लॉकेड, और ये कैसे मुमकिन है? क्या अभी भी उनको लगता है कि विद्रोह करवाया जा सकता है, जिसकी ख्वाहिश पाल के उन्होंने सबसे पहले हमला किया था कि 3-4 दिन में विद्रोह हो जाएगा, हम अपना पपेट बिठा लेंगे और हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। घूम फिर के मैं देखती हूँ अमरीश जी के बार-बार फिर इसी पर ही आ जाते हैं। उनको लगता है बस किसी तरीके से ये कुछ हो जाए, हमारे बस की तो अब कुछ नहीं रहा है। ये उनकी सिचुएशन फिलहाल लगती है। नहीं, देखिए, रिजीम चेंज का उनका एक गोल है, मुश्तबा खामनेई को ढूंढ के उनका असैसिनेशन, रिजीम चेंज। अब रिजीम चेंज, यार ये समझ में बात नहीं आती कि रिजीम, इन्होंने पूरी एक रिजीम को तो मार दिया, असैसिनेट कर दिया। खुद ट्रम्प कहते हैं कि हमने तो रिजीम चेंज कर दिया, और जो नए लोग आए हैं वो ज्यादा रीजनेबल है। उस समय कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि जो नए लोग आए हैं वो बहुत ज्यादा टफ है। कल कल ट्रम्प ने कह रहा था, कल ट्रम्प को मैं सुन रहा था, एक किसी और मसले पे बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, इरानियंस आर वेरी टफ, दे आर टफ पीपल, और ये हम आई हैव टू गिव देम दैट, मतलब मुझे ये उनको देना पड़ेगा, ये मतलब ये प्रेज देनी पड़ेगी, या उसको जैसे भी लीजिए, आई हैव टू गिव देम दिस, दैट दे आर वेरी टफ। अब ये जब बात आप समझ रहे हैं कि वो बहुत टफ है, आपको छका दिया है, तो अब सवाल ये है कि लैंड ब्लॉकेज, अब लैंड ब्लॉकेज जो है वो आप कहां से करोगे बताओ? इराक से करोगे, अजरबैजान से करोगे, अर्मीनिया से करोगे, टर्की से करोगे, तुर्कमेनिस्तान जो पीछे है उनसे करोगे, पाकिस्तान से करोगे? अरे कहां से करोगे? दूसरी बात, लैंड लैंड जो ट्रेड है ईरान का, वो देखिए, ईरान की जो खाद्य सामग्री है, बहुत सारी चीजें ये तो समुद्र से या तो आती हैं, और या फिर अपना ये अलग अलग देशों से ये बाय एयर आती। और इसका ब्लॉकेड जो है, ये इवन जब यूएस का नेवल ब्लॉकेड अपने चरम पे था, तब भी ये लोग उसको नहीं रोक पाए थे, क्योंकि कोई फूड क्राइसिस वहां नहीं हुई है। मैं तो गया था फ्यूनरल के समय, कोई फूड क्राइसिस नहीं। देखिए, ईरान में जो स्टेपल डाइट्स हैं, जैसे मान लीजिए राइस है, वीट वहां, मतलब वीट भी है, पर राइस है, मैदा है, वहां पर जो मीट है, वो सारी, वो वहां पर एक तरह से ईरान सेल्फ सफिशिएंट है। वहां आप फूड क्राइसिस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो इतना सारा उनका फैला हुआ, और एक जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वहां का है, उसमें आप फूड क्राइसिस पैदा नहीं कर सकते। बिना फूड क्राइसिस पैदा किए लैंड ब्लॉकेट का कोई मतलब नहीं है। आप क्या वहां पर अगर कुछ कंज्यूमर गुड्स नहीं पहुंचने देंगे, वहां पर कुछ आप उस तरह की चीजें नहीं पहुंचने देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं पहुंचने देंगे, भाई लैंड तो अब लैंड ट्रेड आप देखिए ना। अब जैसे फ्रूट्स है, अब एप्पल्स हैं, एप्पल्स ईरान के इंडिया आते हैं, तो वो ट्रक भर के, अच्छा उधर भी जाते हैं, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तो ट्रक्स क्या, वो तो जाएगी उधर से, ट्रक पीछे से जो अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया, वहां से वो एप्पल्स
देंगे, फिर वहां से ड्राई फ्रूट्स लाएंगे, कुछ इस तरीके का, या यहाँ से डेट्स भी जाते हैं, तो उसको आप मारेंगे क्या? तो हास्यास्पद है वो ऑन पेपर वो हिलेरियस है कि आप उसको तुर्कमेनिस्तान से ट्रक जा रही है उसको आप मार दोगे, इसका क्या मतलब है? और वहां पर मारोगे तो उसको आप कैसे, मतलब वो तुर्कमेनिस्तान अलाउ करेगा क्या? पाकिस्तान अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इस समय देखिए कोई सिचुएशन नहीं इनकी लैंड ब्लॉकेट की बन रही है। इट इज अनदर क्या मैं कहूँ, काइंड ऑफ अ फार्सिकल थिंग विच दे आर ट्राइंग। जी। अभी आपको ये लग रहा है कि ये जो धमकी दी जा रही है, ये आपको सिर्फ धमकी भर लग रहा है, या वाकई में आपको लग रहा है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलके कोई बड़ा हमला कर सकते हैं? बड़ा हमला आप इशारा कर रहे हैं न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स, या फिर बड़ी तादाद में सिविलियन कैजुअलिटी, या फिर अभी तक ये जो दोबारा जंग शुरू हुई है इसमें तेहरान पर हमला नहीं किया गया? 40 दिन की जंग में तेहरान पर हमले किए गए थे, तो क्या तेहरान को निशाना बनाया जा सकता है? घनी आबादी वाले जगहों को क्या निशाना बनाया जा सकता है? क्या इस तरफ आपको लग रहा है ये जाती हुई नजर आ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो किया जाए, मतलब किसी भी तरीके से ईरान को बातचीत की टेबल पर फिर से लाया जाए? क्या इस तरफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है आप? नहीं देखिए, एक यही लास्ट ऑप्शन अमेरिका इजराइल के पास है कि वो लार्ज स्केल सिविलियन कैजुअलिटीज करें। और लेकिन इसमें देखिए, इसमें यह है कि भाई गाजा से बड़ी तो कर नहीं सकते हैं, गाजा में जिस तरीके से की। अब आप सोचिए, एक स्ट्राइक अगर अमेरिका कर दे जिसमें ईरान के IRIB ऑफिस पे को ध्वस्त कर दे, मतलब ये तेहरान में एक कुछ मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको ध्वस्त कर दें। पर ये सब मुझे बार बार मैं कह रहा हूँ, ये सब तो हो चुका है भाई। 23,000 स्ट्राइक्स कर दी, और अब अमेरिका के पास वो जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं वो आधी से भी कम रह गई हैं। जो पेट्रियट मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स हैं वो तो खत्म ही हो गए हैं। जो एग्रेसिव मिसाइल जो मारते थे आप, वो भी आधे से कम हो गई हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि भाई आप मार के मार के देख लो कि तेहरान पे मार के। सिविलियन कैजुअलिटीज में एक और बात है, सिविलियन कैजुअलिटीज से रिजीम चेंज कैसे होगी? सिविलियन कैजुअलिटीज से लोग नाराज अमेरिका से और ज्यादा होंगे, जो विरोधी हैं वो भी नाराज होंगे। जो अभी भी हमने देखा 40 दिन की जंग के दौरान कि जो लोग इवन कुछ हद तक प्रोटेस्टर्स से सिंपैथाइज करते थे, वो जब देश का सवाल आया तो वो रिजीम के साथ खड़े हो। तो वो स्थिति फिर आएगी। आपको कैसे पता वो स्थिति फिर नहीं आएगी? अच्छा, इन्होंने एक और सोचा था कि कर्डिश सेपरेटिस्ट को ट्रेन करके हम ईरान में घुसाएं, लेकिन ईरान ने इतना मारा कि आप सोचिए, जो इराकी कुर्दिस्तान है जिसका कैपिटल अर्बिल है, वहां से अमेरिका अपने इंस्ट्रक्टर्स हटा रहा है, क्योंकि कितने इंस्ट्रक्टर्स वहां अमेरिका के भाग गए, मार दिए गए, अभी तक यही नहीं साफ। इराकी कुर्दिस्तान को पूरा ईरान ने खत्म कर दिया है। मतलब उसमें कितने, जो अगर आप उनकी साइट फॉलो करिए, जो कर्डिश सेपरेटिस्ट है उनकी साइट, उनके अपने जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, वो जब आप देखिए तो आपको समझ में आता है कि वो बताते हैं कि हमारे 25 मार दिए, हमारे 50 मार दिए, सैकड़ों वहां मारे गए। और उसके बारे में वेस्ट में आप किसी अखबार में कोई चर्चा नहीं सुनेंगे। और ये वही लोग हैं जिनके माध्यम से ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका करना चाहता था, और कब से करना चाह रहा। ये जनवरी से ये कोशिश चल रही है, और ट्रंप ने पब्लिकली भी कहा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन कर्ड्स, क्योंकि कर्ड्स इनके खास थे। और आईसिस के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी तो ईरान और कर्ड्स में एक अलायंस भी बना था, यूएस और ईरान में भी अलायंस बना था, और ईरान ने ही आईसिस को हराया, यूएस ने थोड़ा ना हराया, ईरान ने आईसिस को हराया। और उसका गिफ्ट ट्रंप ने दिया। कासिम सुलेमानी, जो मेन आदमी जिसने आईसिस को हराया, उसी को मार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये हम 5% क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे। अभी भी वो 10% ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं आईसिस के खत्म होने का क्रेडिट। इन्होंने तो पैदा किया था आईसिस, लेकिन उसको खत्म किया ईरान ने और इराकी मिलिशियाज ने। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस समय जो पूरी सिचुएशन है उसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इज द ओनली ऑप्शन दे है। अब इसको ये लोग आबादी वाले मारेंगे, या इसको ये किसी कोई खाली पहाड़ ढूंढ रहे हैं जहां ये मारेंगे और कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी न्यूक्लियर साइट पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिया, और उसमें से एक मशरूम छोटा सा क्लाउड उठेगा, तो ट्रम्प कहेंगे ये देखो, ये बिल्कुल जैसे मतलब हम दुनिया ने ये
नागासाकी के बाद हमने देखो ये काम कर दिया, अब इसी में वो खुश हो जाएंगे। जबकि अगर इन्होंने किसी आइसोलेटेड माउंटेन पे स्ट्राइक किया तो उससे कोई ईरान को डैमेज नहीं है। रेडियो एक्टिविटी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में, अगर आप बहुत सिविलियन एरिया में आपने नहीं मारी तो उसका रेडियस भी कम होता है। लेकिन होगा तो भाई होगी खतरनाक बात, और इस पे ईरान रिस्पॉन्ड तो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मार के अमेरिका निकल जाए और कहे कि हम जीत गए। यही इनकी प्लानिंग, यही कि ये मार के हम निकल जाएं और हम कहें कि हमारी जीत हो गई, हमने ईरान को ध्वस्त कर दिया। बस अब ईरान को 500 साल लगेंगे उभरने में, और ये वो हट जाए कि भैया अब हम जा रहे हैं। लेकिन इससे तो ईरान फिर तो छोड़ेगा नहीं ना। ईरान तो फिर कुवैत और बहरीन और जॉर्डन पे तो ग्राउंड इन्वेजन कर देगा, फिर तो वो अपने में मिला लेगा। अरे बहरीन वगैरह सब ईरान के ही हिस्से थे। तो देखिए अभी बहुत सारी दिलचस्प चीजें होना बाकी हैं। अभी मुझे लगता है मिडिल ईस्ट का ऑर्डर चेंज होगा। अमेरिका अगर ये गलती कर दी उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक वाली, तो ये अंतिम गलती होगी, जिसके बाद इसराइल का ही नहीं, इसराइल का तो वजूद खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद फिर जो माइक्रो स्टेट्स हैं अरब और इंक्लूडिंग यूएई, इनका भी वजूद खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप ये बताइए कि ये जो सऊदी अरब ने जो अमेरिका के कहने पर यमन और फिर इराक ये सब कुछ जो किया, ये एक तरह से उसने ईरान के साथ धोखा तो किया ही, और उसका असली चेहरा सबके सामने निकल कर आ गया कि वो कह क्या रहा था और कर क्या रहा है। ये इतना मजबूर जो नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उसको लग रहा है कि हम एक सुन्नी वर्ल्ड हैं, हमारा दबदबा होना चाहिए था इस खित्ते में, तो अब ईरान का दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये भी एक इसका रीजन है, या अमेरिका के आगे वो इस कदर सरेंडर भूमिका में है कि जो अमेरिका कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं? फिलहाल ये सऊदी अरब और इसके अलावा जो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका अब आप आगे क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं? क्योंकि जॉर्डन पे जिस तरह से मारा था ईरान ने और जो कैजुअलिटीज हुई हैं, वो 3 एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा हुई होंगी, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि उनके बेसिस का इस्तेमाल फिर भी हो रहा है, तमाम चीजें वहीं से ही की जा रही हैं। तो आगे उनकी क्या प्लानिंग? और दूसरा उसी से जुड़ा मेरा सवाल ये कि ईरान कितना तैयार आपको लगता है कि अगर कुछ बड़ी स्ट्राइक अगर अमेरिका कुछ कर दे जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो ईरान ने जो इधर 13 दिन की जंग, जो तीसरी जंग है 7 जुलाई से और 23-24 जुलाई तक जो चली, इसमें ईरान ने जॉर्डन और कुवैत को जो मारा, उसके बाद बयान, मतलब 3-4 बार बयान जारी की IRGC ने, इस्लामिक सेना ने। और वो बयान ये थे कि हम जॉर्डन और कुवैत के लोगों को, जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको इतनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। अब आप ये क्या है? ये जो चाइना और रशिया की जो बात करते थे, ईरान ने उसको सर पे खड़ा कर दिया, कहा कि जॉर्डन और कुवैत से हमको इंटेलिजेंस मिली। और वाकई उसमें चक्कर क्या है ना, अमेरिकन भी इस चीज को ये शक करते हैं, इसीलिए वो बेसिस हटा रहे हैं अपने वहां से। वो भी शक करते हैं कि अंदर से, क्योंकि भाई जब ईरान में आप सोचिए 2023 से 2025 के बीच 50, कम से कम 30 से 50 के बीच जूस पकड़े गए जो ईरान के लिए स्पाइंग करते थे। ये तो ऑफिशियल है, ये तो इजराइल ने एक्सेप्ट किया। अभी गूगल पे जाकर देख लीजिए आप, कितने जूस पकड़े गए ईरान के लिए स्पाइंग करते थे पूरे समय। अब उसमें अब आप जब जूस कर रहे हैं स्पाइंग, तो जॉर्डन नहीं कर रहा है क्या? जॉर्डेनियंस नहीं करेंगे, कुवैती नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया के लोग नहीं करेंगे, इजिप्ट के लोग नहीं करेंगे? कहां कहां नेटवर्क फैला। ईरान की जो स्पाई एजेंसी, उसका नाम भी पता है किसी को? नहीं पता है। तो आप नहीं कह सकते कि वो ISI रॉ या CIA मोसाद की तरह आप उसका नाम बता दीजिए, नहीं कह सकते। तो ये ईरान ने देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा बेस बना लिया है जॉर्डन और कुवैत के अंदर। मैं जानता हूं वो फिलिस्तीनी जो हमास के साथ ईरान खड़ा रहा, वो वही सुन्नियों में एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बड़ा हिस्सा है। जो इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की चुनी हुई सरकार थी, जिसको वहां के ये फौजी डिक्टेटरशिप ने हटाया, और अभी बनी तो मुस्लिम ब्रदरहुड ही तो हमास है। हमास की आइडियोलॉजी वही है। और ये हिस्टोरिक कंजंक्चर हो गया है कि सुन्नियों का सबसे क्रांतिकारी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड और शियाओं का सबसे क्रांतिकारी जो आइडियोलॉजी है ख्मेनिज्म, और जो अब एक पूरे स्टेट को कंट्रोल करती, इनका जो घातक अलायंस है ये अमेरिका। सबसे बड़ी बात बुशरा जी ये कि अमेरिका ये समझ ही नहीं पा रहा है, इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया उसने
नेतन्याहू ने किया थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा कि शिया एक्सिस ऑफ एक शिया एक्सिस ऑफ ईवल है, एक सुन्नी एक्सिस ऑफ ईवल है। अरे साफ साफ का एक्सिस ऑफ ईवल क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो कि मुस्लिम ब्रदरहुड और खुमैनिज्म का अलायंस है। तुम्हारे पास वो दिमाग ही नहीं कि तुम इन चीजों को थ्योराइज कर सको। दे डोंट हैव द माइंड। अब ये इस तरह ऐसी ऐसी चीजें, मतलब जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको ये नहीं समझ पा रहे। वो तो हमने जंतर मंतर पे देख लिया कि ग्राउंड पे जो हो रहा है वो नहीं समझते हैं लोग। जो ग्राउंड पे अलायंसेस बनते हैं जनता के अपने स्वतः स्फूर्त, ये उसको नहीं देख पाते। और ये तो इतने छोटे लेवल पे था जंतर मंतर। अब आप सोचिए जियो पॉलिटिकल लेवल पे, अब आप मिडिल ईस्ट पे आइए। इस समय देखिए बहरीन इज आउट ऑफ रेकनिंग, कुवैत इज आउट ऑफ रेकनिंग, जॉर्डन इज आउट ऑफ रेकनिंग, यूएई इज आउट ऑफ रेकनिंग। बचता कौन है? कतर, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की क्या स्थिति है? मोहम्मद बिन सलमान से बड़ा कोई इनसिक्योर आदमी है आज की तारीख? उसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उसका विजन था 2021 और 22 में, उसने विजन दिया था 2030 का कि हम सऊदी अरेबिया की जो तेल पे डिपेंडेंस है हम हटाएंगे और हम उसको दुबई बना देंगे। सारा पूरा ये शराब वगैरह भी चलेगी, सब कुछ। मतलब वो ये था कि एक लिबरलाइजेशन करेंगे यूएई टाइप। क्या हुआ उसका? जिस दिन 7 अक्टूबर 2023 हुआ उस दिन वो खत्म, वो ड्रीम खत्म। ये बात, वो कितना बड़ा फाइनेंशियल धक्का सऊदी अरेबिया को लगा है, अभी तक उससे उबर नहीं पा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट्स आने थे नहीं आ रहे हैं। ये तो सऊदी अरेबिया। अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने गाजर फेंक दिया सिविलियन न्यूक्लियर डील। अब सिविलियन न्यूक्लियर डील सऊदी अरेबिया तैयार हो गया। इजराइल ने कहा कि पहले हमको रिकग्नाइज करो तब सिविलियन न्यूक्लियर डील पर। ट्रंप ने भी ये कह दिया कि सऊदी अरेबिया इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करे तब सिविलियन न्यूक्लियर डील। अब वो कैसे इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन कर ले? वो तो खत्म हो जाएगा। वहां राजशाही विद्रोह भी हो सकता है, राजशाही के अंदर कू हो सकता है अगर उसने इजराइल को बिना फिलिस्तीनी राष्ट्र बने रिकग्नाइज कर लिया। इजिप्ट में क्या स्थिति? इजिप्ट में अभी ईरान ने डेमेटा पोर्ट जो मेडिटेरेनियन कोस्ट पर है उस पर मार दिया और फिर डिनाई भी किया। और इजिप्ट की हालत देखिए, वो जानता है ईरान ने मारा लेकिन वो कह रहा है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो खुल के कह भी नहीं सकता। ये इजिप्ट की सिचुएशन है। क्योंकि देखिए बाय द एंड ऑफ द डे ये जो अरब मुल्क हैं जो थोड़ा सा बड़े हैं, मैं इजिप्ट, कतर और सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं, इनको भी इनके अभी संघर्ष या इनको भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ईरान से नहीं है, इनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इजराइल से। तो ये भी इस बात को जानते हैं, वहां की जनता तो जानती है। और यहाँ ये जो शासक है, चाहे वो यहाँ राजशाही हो, ये करप्ट हो, ऑटोक्रेटिक हो, वहां फौजी डिक्टेटरशिप है, फिर भी अपने को तो बचाएंगे ना। तो ये तो सोचते इनको ज्यादा खतरा है इजराइल से, और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। वो तुरंत इस बात को ले आता है। इसीलिए सऊदी अरेबिया का देखिए आप नॉन स्टार्टर है। सऊदी अरेबिया जितना एग्रेसिव था 2015 या 2020 के बीच, क्या उतना एग्रेसिव हो पाया? नहीं हो पाया। यमन के खिलाफ वो 14 देशों का कोलिशन बनाने वाला था। रेड सी बंद है इस समय। सऊदी अरेबिया की जो वेसल्स हैं वो नहीं जा रही। और अमेरिका ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अटैक किया तो बाब अल मंदाब फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा सारी शिप्स के लिए, ये भी तय है। तो उधर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद, इधर बाब अल मंदाब बंद। ईरान ने कहा है कि हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर तक पहुंच जाएंगे, यानी जो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन को जो जोड़ता है, जहां पर अभी बवाल चल रहा है इमिग्रेशन वगैरह का, वो जो स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर है वहां तक। क्योंकि अल्जीरिया और यहाँ सब भी ईरान के लोग हैं। तो वो, अरे यहां तक बात हो गई है। अभी देखिए लंदन टेलीग्राफ में बकायदा आर्टिकल छपा था कि ईरान की एक सीक्रेट यूनिट 7100 वो इंग्लैंड में जो, या जो यूरोप में जो अमेरिकन बेसेस है वहां तक उसकी पहुंच है। उसने एक रास्ता बना लिया है कि एजियन सी के माध्यम से इटली होते हुए फ्रांस कैले पहुंचेगा, कैले से डोवर, और डोवर के बाद वो फेयरफील्ड जो अमेरिकन बेस है, फिर जो जर्मनी में बेसेस हैं, तो उनको वहां मिसाइल मारने की भी जरूरत नहीं। वो वहां पर सबोटाज कर देंगे। तो अभी तो वो चीज ईरान ने अपनी 75% ताकत तो दिखाई नहीं। बिल्कुल। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब कुछ, और जो फिलहाल सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अभी अमेरिका जो है एक अजीब तरीके के इजराइल के कहने पर जिस जंजाल में वो फंसा है, और फिर वहां पर इलेक्शन है नवंबर में, तो क्या वो कोई बड़ा हमला करके, जहां पर नवंबर में वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं,
और जहां ऑलरेडी कितने अनपॉपुलर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां की जनता, अमेरिका की जनता साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई। कई बार उसने कहा कि ये हमारी जंग नहीं बल्कि ये तो इजराइल की जंग है। इजराइल फर्स्ट की नीति पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है वो चल रही है। अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल में, और नेतन्याहू चाहता है कि उसको कोई ना कोई ऐसा कोई झुंझुना मिल जाए जिसको लेकर वो इलेक्शन में उतर जाए। तो उससे पहले कुछ हो सकता है, ये साफ तौर पर लग रहा है। कब हो सकता है ये देखना होगा, लेकिन हाथ चीजें जो है उनके हाथ से जाती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही हैं, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।